सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वेलकम बैक टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। और जनाब इंतखाबात के हवाले से हम देख रहे हैं, रिजल्ट्स भी हमारे सामने आ रहे हैं। मलिक सईद अवान इलेक्शन सेल में मौजूद है, उनसे जानते हैं कि अब तक क्या पेशरफ्त हुई है। जी मलिक। जी बिल्कुल, अगर इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन को रिजल्ट्स जो है वो वसूल होने का सिलसिला जारी है और इलेक्शन कमीशन को अब तक 855 मजमूई कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों में से तकरीबन 510 से ज़ायद हलकों के जो रिजल्ट्स हैं वो मौसूल हो चुके हैं। अगर कौमी असम्बली के हलके की बात करें तो कौमी असम्बली के इलेक्शन कमीशन को 146 नशस्तों के नताइज मौसूल हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली की 60 नशस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के 43 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हैं वो 35 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। MQM के 4, इसी तरह काफ लीग का एक जो है उम्मीदवार कामयाब हुआ है। इसी तरह JUI और BNP भी एक नशिस्त पर कामयाब हुई है। अगर हम सिंध असम्बली की बात करें तो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को सिंध असम्बली के 100 हलकों के नताइज मौसूल हो चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 79 हलकों पर जो है वो कामयाबी हासिल कर चुकी है, जबकि सिंध असम्बली से 11 हलकों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। 7 हलकों पर MQM और 2 हलकों पर GDA के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं और जमात इस्लामी भी सिंध में एक सीट निकालने में कामयाब हुई है। पंजाब असम्बली की बात करें तो इलेक्शन कमीशन को पंजाब असम्बली के 173 नशस्तों पर जो है वो नताइज मौसूल हो चुके हैं। आज़ाद उम्मीदवार पंजाब में सबसे आगे हैं और उनके 43 नशस्तों पर कामयाब हुए हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो 77 नशस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। मुस्लिम लीग काफ जो है वो पंजाब की 4 नशस्तें हासिल करने पाई है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 2 नशस्तें हासिल हुई है। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा के 91 हलकों के नताइज जो हैं वो मौसूल हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा से अब तक 77 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हो चुके हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो हैं वो 4 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के 5, जमात इस्लामी के 3 और पीपल्स पार्टी के 2 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। बलूचिस्तान असम्बली की बात करें तो बलूचिस्तान असम्बली के 25 हलकों के नताइज जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो चुके हैं। बलूचिस्तान असम्बली की 2 नशस्तों पर अवामी नेशनल पार्टी, इसी तरह 4 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। बलूचिस्तान मलिक साहब, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, आप नज़र रखिएगा अब तक क्या क्या पेशरफ्त होती है, आपसे गाहे बाहे पूछते रहेंगे। अभी हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है जनाब। डिस्कशन बड़ी इंपॉर्टेंट इंतखाबात के हवाले से चल रही थी। एहतशाम साहब, चूँकि आपने ब्रेक पर जाने से पहले बड़ा ही देखिए, मैं 2 बातें करूंगा और मैं चाहूँगा, बल्कि मैं चैलेंज करूंगा अपने पैनलिस्ट को भी इस पर ज़रूर बात करें। देखिए, अभी इन्हीं की बात को, अपने नुमाइंदे की बात को ले लेते हैं। वो कह रहे हैं कि 146 नशस्तों के इलेक्शन आए हैं, जिसमें से 60 आज़ाद जीते हैं, ठीक है, 43 नून के जीते हैं, 35 पीपल्स पार्टी के जीते हैं। तो मेरा सवाल है कि 60 अभी हैं, अभी लीड कर रहे हैं, तो क्या बैठे हम 600 दे दें उनको सीटें? गलत बात है। देखिए, तसब्बुब की आयन को फेंकना होगा हमें कि जिस तरह सोसाइटी पोलराइज रेडिकलाइज हो चुकी है ना, इससे आगे जाने अदारों को इतना खुदा का वास्ता है मुतनाज़ ना बनाएं कि कल फॉल बैक करने के लिए कुछ भी ना रहे। अदारों में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। एक बात मैं करूँगा, बता रहा था कि 2002 का अमेरिका का इलेक्शन 150 साल की उनकी सियासी तारीख में कंट्रोवर्शियल इलेक्शन हुआ। वहाँ पर अल गोर जीत रहा था डेमोक्रेट पार्टी का। फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया कि नहीं, बुश जीत गया। आज भी लोग कहते हैं कि बुश हारा हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, सारे लोग कहते हैं उनको मानते हैं। आप मुझे बताएं, 2013 का इलेक्शन जिसको PTI के चेयरमैन लेके चले गए थे कि जी रिगिंग हुई है, उन्होंने क्या? कोई ऑर्गेनाइज रिगिंग नहीं हुई। मुझे बताएं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हमने माना? हम ये जुल्म कर रहे हैं। हमारे ये अदारे हैं, इनको ठीक करने की बात करें, इनको तबाह करने की बात ना करें। यहाँ बैठ के या किसी भी जगह बैठ फैसले कर देते हैं, भाई बेड़ा गर्क कर दिया, उन्हीं ने किया वही करेंगे। भाई इस तरह बात नहीं बनेगी। कोई ठीक करने का तरीका ढूंढें, को फॉल बैक करने का तरीका ढूंढने, सिवाय इसके टोटल क्रिटिसिज्म करने से बातें नहीं बनेगी। अभी देखें, पीपल्स पार्टी वाले ने बहुत अच्छी बात की है, मैं लाख उनसे इख्तलाफ करूं, एक जमहूरी तरीका इख्तलाफ करने का, अदारों को ठीक करने का तरीका है, इस इलेक्शन प्रोसेस को ठीक करने का तरीका है। ये तीसरा मुसलसल इलेक्शन हुआ है, अल्लाह करे आहिस्ता से चीज़ें ठीक हो। अगर किसी अदारे की इन्वॉल्वमेंट है वो भी तब खत्म होगी, ये पोलिटिकल स्पेस हमारे जो लोग छोड़ते हैं, सियासी लोग, उनकी वजह से तीसरी पार्टी को फ़ायदा होता है। चलिए चिनॉय साहब से पहले पूछ लेते हैं सर, ये जो अभी इतनी डिस्कशन हुई है कि जी पोलराइजेशन हो रही है,
मुआशरे में, और बार बार ये कहा जा रहा है इदारों के बारे में आपका एक जहन साजी की गई है, आप वाकई इससे इत्तफाक करते हैं ये वाकई गलतियाँ हुई हैं तो उस वजह से ये डिस्कशन भी हुई? देखिए, बात यह है कि हम पिछले 2-3 साल से मुसलसल देख रहे हैं कि हमारे इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो न सिर्फ सोशल मीडिया में बल्कि वैसे भी जो है वो हर जगह पे एक बात आ रही है कि ये इस्टेब्लिशमेंट ये काम कर रही है, वो काम कर रही है, ये गलत है, ये सही है, इस तरह की लातादाद बातें आ रही हैं। कभी किसी ने ये सोचा कि जिन मुश्किल हालात में इस्टेब्लिशमेंट ने, मैं किसी की फेवर नहीं कर रहा मगर मैं एक माशी तौर पे बात कर रहा हूँ कि माशी तौर पे हमारा मुल्क जो है वो तकरीबन बदहाल हो चुका था। आपको यकीन नहीं आएगा लेकिन मैं आपको कहूँगा कि हमारे पास 1 महीने के भी इंपोर्ट के रिज़र्व्स नहीं थे। हमारे पास हमारी जो महंगाई की हालत थी वो आपके सामने थी। हम 41% कंज्यूमर इंडेक्स में जो है वो आगे बढ़ रहे थे। इसके बाद जो सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो बेकाबू हो गई थी, बेतहाशा हो गई थी, और हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो मुसलसल तंज़ली की तरफ जा रही थी। किसी ने ये नहीं सोचा कि उस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या कर रही थी, जो बड़े बड़े माहिरीन थे वो क्या कर रहे थे, और इन हालात पे हमें कैसे काबू पाना था कि डॉलर जो है वो 350 ओपन मार्केट में टच कर रहा था और उसमें भी अवेलेबल नहीं था। यहाँ पर अगर लोगों ने गुड सेंस प्रिवेल्ड, चाहे वो पीडीएम की गवर्नमेंट हो या इसके बाद हमारी निगरान हुकूमत हो, इन सब ने मिलकर जो है वो न सिर्फ मईशत को सहारा दिया बल्कि उस नहज पे पहुँचाया कि आज हम 2 महीने से ज़ायद के इम्पोर्ट रिजर्व्स पे आ गए। पीडीएम ने कैसे सहारा दिया? देखिए, मैं पीडीएम ने एक बेस बनाया और उसके बाद केयरटेकर गवर्नमेंट उसको लेके चली है और उसी बेस को आगे लेके चली है कि जहां हमने सब्सिडीज़ ख़त्म करने की बात की, जहां हमने इंपोर्ट्स को रैशनलाइज करने की बात की, जहां हमने स्मगलिंग को रोकने की बात की, और उसके बाद हमने जो करेंसी स्मगलिंग थी उसको भी जो है वो हमने ब्रेक दिया। ये सारे ब्रेक्स के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उस पॉइंट पर आ गए हैं कि 350 ओपन मार्केट में जो डॉलर था 285-290 के रेंज में आ गया। इसके बाद हमारी इंपोर्ट्स जो हैं पीडीएम में लेकर गई थी ना, उसी टाइम पर गया ना, देखिए अभी जाके टच किया। किसी ने भी दिया। मैं तो बात करता हूं कि जो हमारी सपोर्ट आई है इस मुल्क में वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आई है और उन्होंने इसमें भरपूर साथ दिया कि स्मगलिंग को रोका जाए। उन्होंने इसमें भरपूर साथ दिया कि इस बात को रोका जाए कि हमारा डॉलर बाहर स्मगल नहीं हो रहा। फिर बाकी जो दूसरे मेजर्स थे उन्होंने बॉर्डर को टाइटन करने की बात की, पूरी सपोर्ट दी, चाहे वो पीडीएम की गवर्नमेंट हो चाहे केयरटेकर गवर्नमेंट हो। और इन तमाम सपोर्ट के बाद हम इस हालत पे पहुंचे हैं कि 2 महीने का हमारे पास रिजर्व आ गया है। इसके बाद हमारे जो इंपोर्ट्स हैं जो बहुत इरेशनल हो गई थी वो कम हो गई। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट आज अल्हम्दुलिल्लाह प्लस में जा रहा है जो कभी हुआ नहीं है, और मैं समझता हूँ कि 5 साल के बाद मैं देख रहा हूँ कि करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा जो है वो प्लस में चला गया। और इससे बड़ी और क्या बात होगी कि हमारे जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी बहुत मिनिमाइज आ गया है। मैं समझता हूँ कि आगे बड़े मुश्किल हालात हैं और इन मुश्किल हालात में जो भी गवर्नमेंट आएगी उसको अगर ये इत्मीनान हासिल है कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है सही जा रहा है तो मैं समझता हूँ कि आगे की गवर्नमेंट कोई भी आ जाए तो स्मूथली टेक ओवर कर जाएगी। तो हमें यहाँ ये क्रेडिट देना चाहिए कि जो गलत पोलराइजेशन चल रहा था और आज भी उसको वो सह रहे हैं, इसके बावजूद भी मुल्क के बेहतरीन मफाद में जो है लेकिन ये पोलराइजेशन, शाह साहब और लगारी साहब आप लोग भी इससे इत्तफाक शायद करें कि जिस तरह से ये पोलराइजेशन वाली बात है, जो इदारों को एक मुतनाज़ करने, उनके रोल पर बार बार बात करने वाली बात है, ये तो हर पार्टी, जो हम देखते हैं कि एक पार्टी हर बार उसको कहा जाता है कि ये फेवरेट है, इन इंतखाबात में ये फेवरेट है, तो बाकी पार्टीज बोल उठती हैं, फिर उनकी जानिब से मुतनाज़ कर दिया जाता है। मियाँ साहब की मिसाल ले लें, मियाँ साहब जब इक़्तिदार से बाहर होते रहे उन्होंने खुल के स्पीचेस की हैं, उनकी जनरल बाजवा के अगेंस्ट स्पीचेस पढ़ी हुई हैं, जब उन्होंने गुजरांवाला वो वाला जो था उसमें खिताब किया था वो भी सबके सामने पड़ा हुआ है। तो सर ये सिलसिला तो फिर चलता ही रहेगा, ये कहीं भी जाके इसको ब्रेक लगानी है, अगर आप अपनी गलतियाँ माननी पड़ेंगी। शाह साहब की बात को आगे लेके चलूँगा, उनकी बात बिल्कुल ठीक है, और जैसे जुनैद साहब ने कहा, बल्कि हमारे एक्सपोर्ट्स जुनैद साहब 0.17 जो ब्लूमबर्ग का सर्वे था लास्ट ईयर 2023 में, और एक्सपेक्टेशन ये है कि 2024 में ये जाएगा 2.4 तक अगर स्टेबिलिटी आती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्टेबिलिटी की है। एहतशाम साहब ने जो बात की कि ये आज़ाद जीत रहे, देखिए अभी तक मेरे ख्याल में हमने किसी तरफ से ओपिनिएटेड होने की भी कोशिश नहीं की और किसी ने अभी तक एतराज़ भी नहीं किया कि शायद इलेक्शन का कोई असर। और एक बड़ी अच्छी चीज़ बताऊं, अवामी नेशनल पार्टी इस वक्त एक सीट नहीं जीत सकी, और उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने बाकायदा एडमिट किया कि हम जो है हैदर होती साहब और शायद वो
इकलौते ANP के कैंडिडेट थे जो कि जीत के पिछले साल गए थे, इस दफ़ा उन्होंने एडमिट किया। अब देखिए मैं KP की बात ज़रूर करूँगा, इसके बाद मैं लॉ एंड ऑर्डर पे थोड़ी बात करना चाहूँगा। देखिए वहाँ आपके पास पोजीशन बड़ी क्लियर होगी है कि आया जो आज़ाद उम्मीदवार है वो जिस पार्टी से एफिलिएटेड है या बिल्कुल ओपन आज़ाद है वो 77 के करीब चले गए। और बड़ी अजीब सी बात इसमें ये कि तमाम पार्टीज जितनी है लोकल या नेशनल वो विप आउट हुई हैं, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे JUIF है, चाहे वो जमात इस्लामी है, चाहे वो PMLN है, सब ने अपनी पोजीशन लूज़ की है एज़ कम्पेयर टू 2018 के इलेक्शन। एक फैक्टर आप इसको जो भी कहें। दूसरा लाइन ऑर्डर की जो बात चिनाई साहब ने की, देखें इस वक्त वाकई आपके हॉस्टाइल जो फोर्सेज हैं आपके ईस्टर्न बॉर्डर को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, आपके वेस्टर्न बॉर्डर पे पहले टेंशन है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे जो अपनी सियासी जमातें हैं उन्होंने अपने आइडियोलॉजिकल जो नज़रियाती इख्तिलाफ है उसको हट के अब आगे देखना है। लेकिन अगर टसल बनती है फिर वही एक माहौल पोलराइजेशन वाला बनता है। और इदारों ने वाकई एक बात क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए। देखिए अब तक की जो बात है प्री पोल जितने हम कह सकें डिस्क्रिपेंसीज थी या एतराज़ात थे उनको छोड़ के पोलिंग डे के ऊपर इतना हमें कोई ना लॉ एंड ऑर्डर का मसला नज़र आया, ना कोई मासिव रिगिंग का या स्टेट रिगिंग की जो बात कर रहे हैं उसका कोई अभी तक सबूत नहीं मिला। दूसरा बिल्कुल ROs के हवाले से शिकायत है जो KP के अंदर ये बाकी जमातों ने सीटें जीती हैं, 8 ऐसी सीटें जिसके ऊपर बाकायदा वो अदालत चले गए कि इसके अंदर हमारे साथ जो है वो ज्यादती की गई। अब अदालत का फैसला है फॉर्म 45, 47। लेकिन एक जो आखिरी बात मैं करना चाहूँगा वो यही है कि सोसाइटी के अंदर पॉलिटिकल कल्चर जो प्रमोट कर रहे हैं मेरे ख्याल में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेटिक फोर्सेस को ये चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, क्योंकि जिस पार्टी को भी अवाम ने मैंडेट दिया है अब ये उनका हक नहीं बनता कि वो किसी इदारे को ब्लैकमेल करे या उसको टारगेट करे। क्योंकि मेरे ख्याल में एक बात आखिरी ये है कि एस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, वो दुनिया के अंदर भी है, पाकिस्तान के अंदर भी है। पाकिस्तान की कोई सियासी जमात ऐसी नहीं है जो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के बगैर या पाकिस्तान के अंदर मुख्तदर हलकों के बगैर हुकूमत बना सकती है या रन कर सकती है। और वजह अगर आप इसको नज़रिया ज़रूरत के तहत चलाएँ या जिस तरीके से भी, लेकिन पीपल्स पार्टी, PMLN, PTI तीनों बड़ी पार्टीज़ और साथ साथ जो छोटी पार्टीज़ है वो शायद इस बात को डिनाई नहीं करेंगी कि हमेशा पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का रोल रहा है और वो सिर्फ एक नेशनल इंटरेस्ट के तौर पर रहा है। अब इन्होंने सोचना ये होगा कि इनके ज़ाती मफादात ज़रूरी हैं या कौमी मफाद ज़रूरी है। और बड़ी आखिरी एक बात जो मेरे जहन में बार बार आती है वो ये है कि हमारी सियासी जमातों को मुल्क का दर्द तब होता है जब वो हुकूमत में नहीं होती। आप वो पीपल्स पार्टी थी या वो PTI थी या वो PMLN थी, तो क्या ये बादशाहत है? डेमोक्रेसी के निज़ाम के अंदर आप कहते हैं जी हमें अवाम के वोट से चुना गया और फिर आप बादशाह बनते हैं, तो मेरे ख्याल में बादशाहत की जो कहानी है वो खत्म होनी चाहिए। से बाहर होते हैं फिर आपके वोट को इज्जत दो, निकलो पाकिस्तान की खातिर, फिर क्या क्या इस तरह के बयानी सामने आते रहते हैं। ये लगारी साहब ये वसीतर मफाद या कौमी मफाद आपको उस वक्त नज़र आता है जब आप इक़्तिदार से बाहर होते हैं, उस जब आते हैं तो नहीं देखा जाता है ना। ये कि हम देखें कि ओवरऑल पाकिस्तान का मफाद और पाकिस्तान के अवाम का मफाद क्या है इसके बारे में नहीं देखा जाता है। हमारा ज़ाती मफाद जो है वो उस काबिलियत हासिल हो जाती है। एक तो ये है कि मैं हमारे भाई ने शामिल हक साहब ने जो बात की मैं 100% उनसे इत्तफाक करता हूँ कि हमें इस तरह के पोलराइजेशन में पार्ट प्ले नहीं करना चाहिए। ख़ासतौर पर मीडिया को बहुत एहतियात करनी चाहिए। हमें भी इस तरह का पोस्टर देना चाहिए और नहीं ये नहीं कि मसनूई बनाए जी हम खाम खा का वो करें। हकीकत ये है कि जिस तरह का सोचा जा रहा था, लीगल प्रोसेस अलग चीज़ है, प्रोसेस ऑफ लॉ एक अलग चीज़ है, अदलिया के इक़दामात, फैसले, कार्रवाइयाँ बिल्कुल अलग चीज़ हैं। हम इस किसी और के गले में नहीं डाल सकते ना, अदलिया को ही हम ब्लेम कर सकते हैं। अगर मैं खुद अपना डिफेंस नहीं करूँगा तो क्या करेंगे? ज़ाहिर है मुझे डायरेक्ट कंडम किया जाएगा और मुझे सज़ा दी जाएगी अगर मैं अपना डिफेंस नहीं करूँगा। तो ये ऐसा मामला नहीं है कि जनाब इसको हम आसानी से ये समझ लें। दूसरा बात यह है कि इनको तो हुआ ही ये था, कौन सा गैर आईनी काम हुआ था जब ये मामला गया है पिछले साल मार्च में कि जनाब आपके 2022 में गया था। हाँ, तारीख अदम-ए-एतमाद में गए जी, तारीख अदम-ए-एतमाद में गए थे 2022 में, आपसे लगभग 2 साल पहले। तो कौन सा ऐसा गैर आईनी काम हो गया था? अपोजिशन का काम है वो अगर जाती है, और ये तो तारीख में पहली मरतबा एक आईनी तरीक़ेकार के जरिए हटाया गया और उसको उन्होंने जो है डाल दिया एस्टेब्लिशमेंट के गले में और डाल दिया उन्होंने कि हम तो फलां आदमी के गले में मीर जाफर मीरज़ादे कहना शुरू कर दिया। और वो जो बयानिया बना था वो अब तक उसके अंदर वो जहर मौजूद है। उसके बावजूद अगर ये सिस्टम चाहता तो ये इतनी सीटें ले पाते? नहीं भाई, उन्होंने नहीं किया है। नहीं आए हैं बीच में। इंटरेस्टिंग। हाँ, नहीं आए हैं वो बीच में।
और उन्होंने इनको नहीं हरवाया है, ना इनको वो किया है। जो अदालती प्रोसेस है वो बिल्कुल अलग चीज़ है। उसके अंदर ये नहीं है कि कोई मेजर कर्नल बैठकर फैसला कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ना फौजी अदालतें कायम नहीं हुई हैं कि जो उस पर बैठ कर करें। जहाँ तक हमें शिकायत है कि आपने 9 मई की बातें की हैं, लेकिन 9 मई का किसी को भी इन्वेस्टिगेट करके आपने प्रोसिक्यूशन में नहीं गए हैं और उसको नहीं किया। अब जाकर 3-4 लोगों को प्रोसिक्यूट किया है और जाकर उनके नाम दिए गए। तो ये तो बहुत ज़्यादा सब्र का मुजाहरा किया गया है और कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं की है। और अब लोगों को अगर वो इस पर जाते हैं, रिजल्ट अभी तक पूरे नहीं, अभी 191 265 में से बाकी हैं और वो 100 के करीब या 75 के करीब रिजल्ट बाकी हैं। अब 75 रिजल्ट आने हैं और उसमें जाकर एक फैसला हो जाएगा कि जनाब कौन सी पार्टी किस पोजीशन पर है। तो उसी हिसाब से मेरे ख्याल में इसमें आकर इलेक्शन को अब मैनिपुलेट भी नहीं किया जाता ना, इस पूरे इलेक्शन को मैनिपुलेट नहीं किया गया। जो हम रात भी कहते रहे थे और अब भी कह रहे हैं, उससे पहले हुए भी हैं, उससे पहले रिगिंग हुई है। और वो कौन कर रहा था, कौन सा इदारा कर रहा था, किसको मैनिपुलेट किया जाता था, किसने कहा था इफ्तिखार चौधरी, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को कि वो एक दिन पहले आरोज को बुलाएं और उनके साथ बैठकर पूरे का पूरा प्लान ऑफ एक्शन। ये कौन होता है? ये काम तो इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल एक इदारा है, उसको तकद्दुस हासिल है। अब कैसे उनके अमले को बुलाकर कह सकते हैं वो गलत था? और अब जो कुछ हो रहा है इसमें कभी किसी ने नहीं कहा किसी को कि जनाब आप करें। और इस पर एतराज़ था कि जनाब ये एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आएंगे, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर आएंगे, वो गड़बड़ करेंगे, वो फुला को कौन सा फायदा दे दिया है किसी भी जमात को। उन्हें बिल्कुल फ्री एंड फेयर इम्पार्शियल इलेक्शन करें। मैं समझता हूँ कि ये मिसाल है। ये आपका ओपिनियन आ गया जी कि फ्री एंड फेयर एंड वेरी ट्रांसपेरेंट। अगर आप आमना देखें, ये मेरे ख्याल में नया जो रिजल्ट है, बल्कि ज़गारी साहब 81 तक इंडिपेंडेंट, इसमें कुछ वो इंडिपेंडेंट असद निज़ामी वो भी बढ़ रहे हैं। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ देखिए मेरे शामिल करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी। असद साहब, ये अभी जो हमारे पैनलिस्ट मोस्टली इनकी ये राय है कि भाई एक मिसाल कायम की गई है, इस बार बड़े ट्रांसपेरेंट किस्म के इलेक्शन हैं, लेकिन लाहौर से बड़ी ख़बरें भी आ रही हैं। अगर आप सोशल मीडिया देखें, वहाँ पर वीडियोस भी आप देखें, बहुत सारे कंसर्न्स रेज हो रहे हैं, क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं कि जी इलेक्शंस में वहाँ पर जो रिज़ल्ट कंपाइल हो रहा है उसको किस तरह से रिग करने की कोशिश की जा रही है। इसमें किस हद तक सच्चाई है? क्योंकि आप वहाँ बैठे हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ अच्छे तरीके से बयान कर सकते हैं। इस वक्त क्या देख रहे हैं आप वहाँ पर? देखिए जी, पहले तो मैं अग्री करता हूँ एहतशाम साहब से, जो उन्होंने पोलराइजेशन की बात की। डेफिनेटली ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई। अब उस डिबेट में नहीं जाते कि किसने शुरू किया और आजकल कौन कर रहा है। एक चीज़ से जिससे मुझे बड़ी खुशी है कि इलेक्शन हो गए हैं। पहले तो ये बड़ा मसला था कि जी लोग जो थे वो इस चीज़ में बड़ी सोशल मीडिया ख़ास तौर पे कहते थे जी कि इलेक्शन नहीं होंगे। मुख्तलिफ जगहों पे घरों में लोगों की बात हुई, इलेक्शन नहीं होने, इलेक्शन नहीं होने। एक तो शुक्र है इलेक्शन हो गए हैं, ये ज़रूरी था कि इलेक्शन होए और कोई एक गवर्नमेंट आए और वो फिर आगे जाके जो इक़दाम लेने हैं वो ले। दूसरा मैं चाहूँगा कि ये इससे एक और चीज़ इस्टेब्लिश हो जाए कि एक तो जिंगोइज़म, हमने ये ईरान वाले जो मसले थे उसके अंदर देखा कि लोग जो थे जी पता नहीं जंग हो जाएगी, ये हो जाएगा, पता नहीं किस तरह सोचते हैं लोग कि जी जंग हो सकती है आजकल के दौर में। मतलब एक पॉलिटिकल जिंगोइज़म। सॉरी टू इंटरप्ट यू, फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा ने हमें ज्वाइन की है, GDA की अहम तरीन नाम है। फहमीदा मिर्ज़ा, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। कैसे देख रही है मैडम आज के जो भी इंतखाबात सारे हुए? दूसरा, आपकी पार्टी पोजीशन क्या है, ये तो पहले क्लियर कर दें। पार्टी पोजीशन मैं GDA में हूँ और मुझे मैम ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि ये पार्टी पोजीशन इंतखाबात में GDA की क्या चल रही है अभी? देखिए, ये तो अब रिजल्ट आपके पास आ रहे हैं। आपको पता है कि अगर जेन्युइन होती इलेक्शन तो रिजल्ट कोई हम तक आते। आज तक जो है कभी कोई टीवी कर रहा है कि आपके बेटे जीत गए, कोई कह रहा है कि रिजल्ट आ गई है, तो ये तो है। पर मैं ये कहूँगी इस हवाले से कि अवाम हार गई है आज, और जो भी ये सिलेक्शन होनी थी वो हुई है, सिवाय इंडिपेंडेंट से बाकी सब सिलेक्शन है। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि ये जो इंतखाबात हैं ये मुतनाज़े हो गए हैं? तो ये कौन दुनिया बोल रही है इस बात पे? कौन सी कोई नई चीज है? दुनिया बोल रही है ना। और वो नजर आ रही कि ये कितना बड़ा अवाम के साथ फ्रॉड किया है। अरबों रुपए भी खर्च करा दिए हमारे टैक्स मनी के और अवाम के साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है। और आज अवाम हारी है और जो है कि इनका पूरा सिस्टम एक्सपोज हो गया है। अच्छा, तो ठीक है। मैं फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा, बहुत शुक्रिया। जिस तरह से वो कि ये इलेक्शंस जो इंतखाबात हैं ये
आप सबके सामने ही वो कह रही है मुतनाज़ हो चुके हैं। मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है, बड़ी काबिल एहतराम है फहमीदा मिर्ज़ा, लेकिन GDA से ताल्लुक़ है, उनको पूछना मैं चाह रहा था कि GDA किसने बनाया था? उस वक्त तो सब जिंदाबाद था। आज क्या हुआ कि आपको वोट नहीं मिले या कम मिले हैं तो आपने कहा कि जी अवाम का मैंडेट चोरी हो गया, जबकि आप अगर देखा जाए बड़ी जमातों ने आना है, अभी आप वोट दें, 2-4% भी उनका जिसको कहते हैं वोट बैंक नहीं था। जो बड़ी सियासी पार्टी हैं जिनके बड़े स्टेक्स हैं वो बात करें तो करें ना। अब पीपल्स पार्टी और PTI और PMLN की बात तो हम मान सकते हैं, किसी तरह JUI की ANP की बात मान सकते हैं। इसाक डार साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक तो अभी आप लोगों के पास भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, हमारे पास भी आ रहे हैं, जिसके मुताबिक अभी तक कहा जा रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 43 कौमी असम्बली की नशस्तें। एक तो इसको कंफर्म कर दें, दूसरा ये जो इंडिपेंडेंट हैं इसको किस तरह से देख रहे हैं इनकी सिचुएशन को? देखिए, एक तो ये है कि अभी मुकम्मल रिजल्ट नहीं आया, तो जब आप व्यूअर्स को ये बताएं कि इनकी नेशनल असेंबली में 47 सीटें हैं, तो आप ये भी जरा साथ काइंडली बता दें कि टोटल कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज का हल्कों का आपके पास रिजल्ट आया कि उसमें से 47 148। ये थोड़ा सा मिसलीडिंग हो रहा है। 193 आप क्योंकि अभी काफी हल्कों के अभी रिजल्ट आने हैं। हमने अपना पूरा जो इलेक्शन सेल है हमारा मादी की तरह, वो उसका अपना एक डेटाबेस है और वो सारा ग्राउंड रियलिटी से भी चेक इकट्ठा कर रहा है। वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी इकट्ठा करता है और उसके साथ साथ वो जो हमें कैंडिडेट से फीडबैक करते हैं वो भी करता है। चले सर, मैं आपको यहाँ पे करेक्ट कर लेती हूँ। मैं अगर मुझे आप जवाब का इजाजत दे तो मैं लेट मी कंप्लीट। ओके, हमारे नजदीक इस वक्त हम लीड कर रहे हैं करीबन 84-85 सीट्स में नेशनल असेंबली की, और जो रिजल्ट आ चुके हैं, जो आपने अभी नंबर दिया 45 या 46, उसको शामिल करके जी, जो बाकी जो अगर पार्शल जो डाटा मिला है उसमें हम काफी हद तक कॉन्फिडेंट हैं कि वो अल्टीमेटली वो सीटें, क्योंकि इस वक्त लीड जो है हमारे कैंडिडेट की वो काफी मीनिंगफुल है और अच्छी है, स्मार्ट लीड है। तो अब आप अगर इन हल्कों की बात करते हैं तो ईसी पैक और मैंने कंफर्म क्या करना है वो तो वेबसाइट पे जाएं तो वो कंफर्म हो रही है। जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो वेबसाइट पे है। जो हमारी अपनी डेटाबेस जो हमने PMLN के तौर पे, पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे यहाँ रखा हुआ है और बनाया हुआ है और उसको हम अपडेट अपने लिए कर रहे हैं साथ साथ, वो हमें ये बता रहा है कि हमारी सीट जो है वो 85-90 के करीब इंशाअल्लाह नेशनल असेंबली में आएंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एहतशाम बोल रहा हूँ, बहुत अरसे बाद आपसे बात हो रही है, बाजार लग रहा है कि सिंपल मेजॉरिटी शायद किसी पार्टी की नहीं होगी। मेरा सवाल आपसे है, आपको लगता है कि एक दफ़ा फिर कोलिशन पार्टनर के साथ ही आप PMLN हुकूमत बनाएगी? जी एहतशाम साहब, एक तो मैं अर्ज करूँ कि पंजाब में तो हमारी मेजॉरिटी गवर्नमेंट इंशाअल्लाह बनेगी और मेजॉरिटी पार्टी के तौर के ऊपर PMLN इस वक्त दिखाई दे रही है, क्योंकि वहां भी अभी जो हल्कों का रिजल्ट नहीं आया, उसके अलावा भी जो हम इस वक्त लीड कर रहे हैं, जितने हल्कों के रिजल्ट आए हैं, हम करीबन 100 के करीब थे और इंडिपेंडेंट तो कोई वो 40 से नीचे थे। तो इसमें जब बाकी रिजल्ट आ जाएंगे तो हमें उम्मीद है कि पंजाब में हमें शायद किसी को मखलूक हुकूमत के लिए ना जरूरत हो, लेकिन सेंटर में आप सही कह रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद इंडिपेंडेंट की है और इंडिपेंडेंट के पास 72 घंटे हैं कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लें आइन और कानून के मुताबिक। तो एक वो भी बहुत बड़ा एक मेजर आगे अगले 3 दिन में आप एक्शन देखेंगे और कई इंडिपेंडेंट्स हमें राब्ता कर चुके हैं ज्वाइन करने के लिए। तकरीबन कितने इंडिपेंडेंट्स के साथ आप राब्ते में इस वक्त कांटेक्ट में? नहीं, ये मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है। मेरे नजदीक एज चेयरमैन ऑफ द इलेक्शन सेल इस तरह की क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, देखिए ये एक पूरा प्रोसेस होता है और इसमें कि कोई मोनोपली किसी भी ऑफिस बेरर की ये नहीं होती कि वो, ये बड़ी डेलिकेट इंफॉर्मेशन है जो आप मुझसे मांग रही हैं। लेकिन मैं जब यहाँ कहता हूँ कि काफी हमसे राब्ते में हैं और पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मेरी इस स्टेटमेंट को कम से कम फेस वैल्यू पे एक्सेप्ट कर लें। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, ये अब दहशत गर्दी और इकोनॉमी बहुत बड़े चैलेंज होंगे, आपको क्या लगता है अगले सेटअप में? बहुत सारे लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब चेयरमैन सेनेट होंगे, कुछ लोग कहते हैं कि जी फाइनेंस मिनिस्ट्री दोबारा मिलेगी ताकि कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी रहे,
आप कैसे देख रहे हैं अपने रोल को? देखिए श्याम भाई, अगर आपको याद हो, आपका माशाल्लाह आपका मेरे साथ इंटरेक्शन उस बदतरीन जो हालात थे जब हमने एक्चुअली धमाका किया तो उस वक्त से है। और आप, मुझे याद है कि रात 2 बजे जब मैं अपने को काम वाम करके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से क्यू ब्लॉक से नीचे उतरता था तो आप, नदीम मलक साहब, अहमद मीर साहब, ये चंद साथी होते थे जो हमेशा मौजूद होते थे और फिर पूछते थे आज क्या हुआ है। वो मुश्किल तरीन हालात थे। 2013 में भी अगर आपको याद है श्याम साहब, तो इलेक्शन से पहले हम ग्लोबली पाकिस्तान मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री डिक्लेयर हो चुका था। हम एज ए कंट्री प्रोजेक्ट हो चुके थे कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीत के आएगी 2013 में, वो एक 7 या 8 महीने का उसके पास विंडो होगी, उसको डिफॉल्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये नहीं कि कौन पार्टी जीतेगी, अल्लाह ने हमें जितवा दिया। बाकी आपके सामने है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा अल्हम्दुलिल्लाह हमने IMF का प्रोग्राम किया। मुझे याद है 21वां प्रोग्राम था, आपके साथ भी कई दफा डिस्कस हुआ और फिर उसके तमाम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मुश्किल तरीन भी किए। उसके नतीजे में पाकिस्तान में महंगाई जो है वो 46 साल के अरसे में कम तरीन महंगाई थी। करीबन 4% के करीब आपकी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स थी, आपकी फूड इन्फ्लेशन 2% से ज्यादा ऊपर थी, आपकी GDP ग्रोथ 6% पहुंच चुकी थी, आपका एक्सपोर्ट रीफाइनेंस 3% था, लॉन्ग टर्म फाइनेंस 3 थी, आपका प्राइस पॉलिसी रेट साइंट्रल बैंक जो बेस रेट है जिसको कहते हैं वो 5.5% था, आपकी स्टॉक मार्केट दुनिया में 5वीं बेहतरीन और पाकिस्तान साउथ एशिया की नंबर 1 थी, आपका स्टॉक एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रिकॉर्ड एक उसने कायम किया और आज तक वो नहीं टूटा, आपका रुपया 4 साल तक बिल्कुल स्टेबल और यूनिफॉर्म रेट पे ऑलमोस्ट चलता रहा। तो ये वो चीजें हैं जो अगर कोई पार्टी ने परफॉर्म की है तो मैं समझता हूँ कि उसका क्रेडिट बनता है। और अब तो हमें अल्लाह के फजल से ग्लोबल जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है चंद हफ्ते पहले, उसने तो 30 साल का पोस्टमार्टम कर दिया है कि पिछले 30 साल में जो सबसे बेहतर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हुई है वो मुस्लिम लीग नून की और मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत पे हुई है। डार साहब, अहमद चनावी बात कर रहा हूँ। पहले तो आपको मुबारकबाद के जो सीटें आपने जीती हैं उन तमाम पर हम अपनी मुबारकबाद आपको पेश करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो अभी केयरटेकर गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक मेजर्स लिए हैं, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ दी हैं, FBR की रीस्ट्रक्चरिंग की है, मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या अगर आप हुकूमत में आ जाते हैं तो इन पॉलिसीज़ को, इस रीस्ट्रक्चरिंग को जारी रखेंगे या इसमें कोई तब्दीली करेंगे? देखिए भाई, बात यह है कि ये जितनी इकोनॉमिक एक्शन हुए हैं इसकी बुनियाद 2 वजूहात की वजह से मुस्लिम लीग नून ने ही रखी अपने 16 महीने की हुकूमत के खात्मे के वक्त। एक ये था कि जो हमने स्टैंड बाय एग्रीमेंट किया IMF के साथ, उसमें जो कॉन्टूर्स थे और जो 9 महीने के लिए जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स या जो दूसरे काम करने वाले थे उस पर लेट थे। और यहाँ तक कि अगर आपको याद हो तो मैंने अपना बजट की जो अनाउंसमेंट है वो तो कर दी थी, पेश हो चुका था, लेकिन चूंकि इनसे हम अंगेज हो गए तीसरे हफ्ते में के करीब तो हमने उसको भी डिले किया। वाइंडिंग अप स्पीच जिसे कहते हैं, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर अपने ही जो बजट प्रपोजल्स हैं उसको अमेंड भी कर सकते हैं। तो वो फिर इनसे जो हमारा फाइनल हुआ तो वो हमने करीबन सारे एक्शन जो है या तो उसको ले लिए थे या उसका एक बेस बना दिया था। और आपने देखा कि इसीलिए जो ही हमने स्टैंड बाय एग्रीमेंट साइन किया तो पहली किस्त तो मिल के लिए अभी उसका रिव्यू जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया और आपको $700 मिलियन की किस्त मिल गई। अगला हमारा रिव्यू जो है वो 30-31 मार्च के क्वार्टर का होगा। तो हमने जो मेजर चीजें जो हमने की थी वो इस गवर्नमेंट ने की हैं, तो जाहिर है कि अगर हमने नेगोशिएट प्रोग्राम किया और हमने फाइनल किया और हमने साइन किया तो वो हमारी तो मॉरल भी कमिटमेंट है कि हम उसको सपोर्ट करें। तो इंशाल्लाह जो केयर टेकर हुकूमत ने उसको आगे मजीद देके जो टाइम बाउंड थे, जो बाद में काम होने थे, उन्होंने किए हैं, तो मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ जी। डॉक्टर साहब, बड़े खुले दिल से आपकी पार्टी ने हमेशा मिसाक़े जमहूरियत के बाद मिसाक़े मईशत की बात की, लेकिन दूसरी तरफ से हमने देखा कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब बहुत सारे लोगों का ख्याल है, पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोगों का, कि वक्त आ गया है कि हम ये सियासत से और ये ज़ाती मफाद से हट के मुल्क के बारे में सोचें। तो मेरा सवाल आपसे है कि आपका पर्सनल एफर्ट क्या होगा? इस पर आपने बड़ा काम किया है कि सारी सियासी जमातें एक पेज पे आ जाएं ताकि मुल्क को इस मझदार से निकाला जाए जो इक़्तिसादी कोगमार में हम फंसे हुए हैं।
एहतशाम भाई, मैं तो बिलीवर हूँ, क्योंकि जो मिसाक जमहूरियत था वो जो इनिशियली 2 बंदे उसको लिख रहे थे, उसमें मैं था और रजा रुमानी साहब थे। मैं तरफ से था और रजा रुमानी साहब पीपल्स पार्टी की तरफ से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब ने उनको नॉमिनेट किया था। और ये मेरी पहली डिस्कशन कू के बाद जो 2002 फरवरी में हुई, जिसका विटनेस आफ्ताब शहबान मेहरानी साहब हैं, उनको अल्लाह जिंदगी दें, और उस पर ये तय हुआ और हमने वो काम शुरू किया जो अल्टीमेटली शुरू में तो कोड ऑफ कंडक्ट की बात हुई, फिर उसके बाद सिविल मिलिट्री रिलेशंस आ गए, फिर जुडिशियल रिफॉर्म आ गए, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स उसमें आ गए, फिर उसमें ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन तक हम चले गए। तो वो फिर फाइनली मई 2006 में लंदन में साइन हुआ, जिसके दोनों मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान, उसके बाद सब पार्टीज को इन्वाइट किया गया, जिसमें इमरान खान साहब भी शामिल थे। और इन सब बड़ी पार्टियों ने यूके में आके उसको मजीद लेटर डेट के ऊपर उन सब ने साइन किए। तो मैं तो मिसाके मईशत का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। और एहतशाम साहब, आपको अगर रिमाइंड करा दूँ कि 2013 से लेके मैंने 2017 तक बहुत ही एफर्ट की कि ये हम एक बना लें ब्रॉड कॉन्टूर्स ऑफ द फ्यूचर रोड मैप पाकिस्तान की मईशत के। लेकिन मुझे अपोजिशन ने, जिसमें तमाम पार्टी जो थी, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया और उन्होंने इसको नहीं होने दिया। उसकी अगर याद हो तो 2013 का जब बजट दिया तो मीडियम टर्म इकोनॉमिक फ्रेमवर्क दिया, 2013 2016 14 का दिया, तो 2014 2017 का मीडियम टर्म इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी पेपर दिया। इसी तरह जब 2017 में भी दिया तो 2017 2020 का दिया। तो वो इंडिकेट करता है कि हम कितने सीरियस हैं कि जी मिटा के मईशत होना भी चाहिए। और जाहिर शाह शिराजी साहब के पास भी एक क्वेश्चन आपके लिए, वो शाह साहब। डॉक्टर साहब, मैं जाहिर शाह शिराजी बोल रहा हूँ। बिल्कुल PML पहले तो मुबारकबाद के काफ़ी सीटें आपने एज अ सिंगल पार्टी जीती। एक जो ग्रे एरिया था वो था खैबर पख्तूनख्वा, और मियाँ साहब ने अपनी तकरीर में भी कहा कि शायद कोई गलतियाँ हुई हैं यहाँ के वोटर से। तो इस बार आप देखें तो मेरे ख्याल में वहाँ ना PML नज़र आ रही है, ना कोई और सियासी जमात नज़र आ रही है। तो आप इतने अहम खित्ते को, जो कि लॉ एंड ऑर्डर की वजह से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगली गवर्नमेंट के लिए भी रहेगा, दूसरा जो मिनरल रिजर्व निकले हैं, SIFC है, ओवरऑल इकॉनमी जो आपकी बूस्ट होगी, तो वो मेरे ख्याल में जो हमारे ट्राइबल एरियाज़ है और खैबर पख्तूनख्वा है। दूसरा सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ जो है अगर आपकी हुकूमत आती है तो क्या पॉलिसी रहेगी, ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें। और डॉक्टर साहब, एक आखिरी जो चीज़ है, हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए रोड बिल्डिंग पे, साउथ से रोड बनाए, हमने पाक अफगान तोरखम शाहराह बनाई। एक रेलवे का ऐसा निज़ाम है जो कि अंग्रेज़ के ज़माने तक लड्डी कोतल तक था, तो सिर्फ 10 से 12 किलोमीटर का एक ट्रैक बना के आप अफगानिस्तान का सारा बिजनेस तकरीबन छोटी कॉस्ट के ऊपर कर सकते हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए जा सकते हैं। तो एज अ इकोनॉमिस्ट शायद आप लोगों का अब लॉ एंड ऑर्डर भी बेहतर हुआ है, तो इस तरफ क्या ख्याल है, कोई प्लान है एज अ मासिव प्लान? क्योंकि जो तोरखम कॉरिडोर बन रहा है, एक बहुत बड़ी एक्टिविटी हमारी रहेगी सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ। जी डॉक्टर साहब। देखिए, माशाल्लाह आपका कॉम्प्रिहेंसिव है, ये बिल्कुल वजह है कि वहाँ उनको काफ़ी हद तक सपोर्ट मिली थी। लेकिन मैं आपको ये याद करवा दूँ कि 2013 में खान साहब और उनकी जमात की मेजॉरिटी अक्सरियत नहीं थी KP गवर्नमेंट में और KP असम्बली में। और उस वक्त मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप JUIF हमें ऑफर भी हुई और हमने इजीली हम अपनी हुकूमत कोलिशन बना सकते थे। लेकिन हमने ये एक असूली मियाँ साहब ने फैसला किया, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा कि चूंकि वो चाहे मेजॉरिटी पार्टी नहीं है, सिंगल लार्जेस्ट है, तो इखलाकन उनका हक बनता है उनको मौका दिया जाए। जब मौका मिलता है तो फिर बागे राइट लेफ्ट सेंटर जो होते हैं वो ज्वाइन कर लेते हैं, आपको भी पता है, आज़ाद ज्वाइन कर लेते हैं, फिर आपके साथ जो कोलिशन बन जाती हैं। तो इस तरह उनकी हुकूमत बनी थी 2013 में बाई दी वे। तो अब बाकी आपने जो फरमाया कि बिल्कुल ये जो हमें जो रेलवे की आपने बात की, ये टेंशन मांगता है। बदकिस्मती से जो CPEC की फेज 2 थी, उस पर जो ML1 है, जो कि कराची से लेके काशगर तक चाइनीज बॉर्डर तक, जिसमें पास एक ट्रैक एक रेलवे लाइन बननी थी और उसके ऊपर ये हमारा जो है बिजनेस, ये कार्गो वगैरह सारा हमने उसको ट्रांसपोर्ट करना था, वो अनफॉर्चुनेटली
अगर आपको याद हो तो वो फिर 2017 के बाद वो उसका शिकार हो गया जो पाकिस्तान में सियासत हुई, और जिसके नतीजे में सी पैक स्लो हो गया और इस तरह के MLN1 जो है प्रोजेक्ट रेलवे का वो बहुत फिर वर्चुअली बैक बर्नर में चला गया, जो आज तक रिवाइव नहीं हो सका। इसकी उस वक्त जो कॉस्ट थी वो $6 बिलियन थी, और इसकी अभी रिवाइज कॉस्ट जो है वो 12 से 13 बिलियन है। नंबर एक, जो आपने सेंट्रल एशियन स्टेट्स की बात की, हमने सेंट्रल एशियन स्टेट्स के ममालिक से काफी एक्टिवली उनको एंगेज किया पिछले 16 महीने में हुकूमत खत्म होने से पहले, और उनके साथ बड़ा ही हमारा एक कैंडिडेट और बड़ा ही क्लैरिटी के साथ एक रोड मैप बन चुका है। और वो जो गैप है जिसको आप फरमा रहे हैं उसको हमने लिंक कर रहा है। इधर से भी रेल मौजूद है, उधर भी आगे रेल मौजूद है टुवर्ड सेंट्रल एशियन। तो उसको जो फिल करने के लिए जो हमने जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और फिर सेंट्रल एशियन के जो मुल्क है ये मिल के क्या हो चुका है। अब नई फिर वो केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई तो प्रोजेक्ट वहाँ अभी सॉल्व है, लेकिन उसको आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा स्कोप है और उसको प्रायोरिटी में हमारे एजेंडे में शामिल होगा कि हम उसको परसू करके उसको बनवाएं, ताकि पाकिस्तान बहुत ज्यादा अपना ट्रेड वॉल्यूम एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट सेंट्रल एशियन स्टेट के साथ वाया अफगानिस्तान बढ़ा सकता है जी, और अफगानिस्तान के साथ भी। लगारी साहब के पास, नज़ीर लगारी साहब जो हैं उनके पास भी डॉक्टर साहब, मैं नज़ीर लगारी बोल रहा हूँ। इस वक्त जो इलेक्शन के नताइज सामने आए हैं उसके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में अक्सरियत जो है वो आज़ाद उम्मीदवार जो PTI के हिमायत याफ्ता हैं वो उनकी सूबाई असम्बली में उनकी अक्सरियत जो है लग रहा है कि किसी हद तक वाज़े हो चुकी है। तो उनकी पोजीशन क्या होगी? आज़ाद के तौर पर वो हुकूमत साजी करते हैं, या वो एक पार्टी को, जिस पार्टी के वो रुकन हैं वो पार्टी अब तक मेरे ख्याल में रजिस्टर्ड पार्टी के तौर पर मौजूद है, क्या वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं और उसके बाद वो अपनी हुकूमत साजी के अमल में शरीक हो सकते हैं, या वो आज़ाद उम्मीदवार जो हैं आपकी पार्टी को ज्वाइन करेंगे और वो आपकी हुकूमत बनेगी? इस सारी सूरत हाल में वहाँ की सूरत हाल वाज़ेह नहीं है। ये तो हो सकता है कि वफाक में आप हुकूमत साजी कर सकते हैं, आज़ाद भी मिल सकते हैं आपके साथ, और हो सकता है कि पीपल्स पार्टी भी दोबारा आपके साथ जाकर इत्तेहाद करे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में एक बहुत पोजीशन जो है वो इतनी वाज़ेह नहीं है कि PMLN हुकूमत बनाए या कोई और जमात हुकूमत बनाए, क्योंकि बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार जो PTI के हिमायत याफ्ता हैं वो कामयाब हुए हैं। देखिए, मैं इसका कोशिश करता हूँ कि ज़रा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूँ। जहाँ तक आज़ाद उम्मीदवारों का ताल्लुक है, आइन कानून उनको 72 घंटे देता है कि वो किसी भी जमात को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी जो स्टेटमेंट आपने दी कि वो पार्टी गालबन अभी रजिस्टर्ड है, ये मेरा ख्याल है आपका मफरूजा ठीक नहीं है, क्योंकि उस पार्टी ने कानून आइन के मुताबिक जो काम करना था, अगर वो पोलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड और इन एग्जिस्टेंस होती तो फिर उनको एक सिंबल मिलता पार्टी के लिहाज से। तो चूंकि आपने इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से क्लैरिटी दी हुई है कि वो रजिस्टर्ड है। मैं देता हूँ ना जी, मैं बता रहा हूँ, इफ यू डोंट इंटरप्ट आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन। सर मैं वैसे वो जो सुप्रीम कोर्ट में सारी प्रोसीडिंग आपने भी पूरी कौम ने देखी, वो यही थी कि जी इन्होंने एक वायलेशन, ग्रॉस वायलेशन की है। हमारी पार्टी ने भी, तमाम पार्टीज ने अपने इंट्रा इलेक्शंस किए हैं पार्टी के। इन्होंने को इलेक्शन कराने की बजाय उसको भी मौकरी समझा, वन मैन पार्टी समझा और फैसला करके भेज दिया। अब उसके नतीजे में ये पार्टी की रजिस्ट्रेशन मंसूख हो, मेरे नजदीक टेक्निकली हो चुकी है, और वो वजह है कि इनको सिंबल नहीं मिला, एक सिंबल एज ए पार्टी। तो इसका दो रास्ते हैं। एक तो ये है कि ये आज़ाद जो है ये पॉलिटिकल पार्टी 72 घंटे में ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, फिर वो उसके जो आईनी और जो कानूनी उसके ऊपर पाबंदियां होती हैं। अब जब पार्टी के रुकन होते हैं, आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, आप मनी बिल जो बजट जैसे कहते हैं या कोई और मनी बिल हो, ये चौथा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने 18वीं तरमीम में डाली थी, तो वो उसका फिर पाबंद हो जाता है। तो ये अभी बड़ा यानी इम्पोर्टेंट है देखना कि आइंदा आने वाले 72 घंटों में, 72 घंटे हैं सिर्फ ये ज्वाइन करने के, अगर ये ज्वाइन करते हैं किसी पार्टी को तो उसका हिस्सा हो जाएंगे और उसका हिस्सा गिने जाएंगे। अगर ये नहीं ज्वाइन करते हैं तो सवाल आ जाता है कि जी इतना लार्ज नंबर है, क्या ये हुकूमत बना सकते हैं? मैंने पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में, आप खुद भी देख रहे, शायद मुझे गलती लगती हो, मैंने कभी कोई इंडिपेंडेंट ग्रुप को हुकूमत बनाते नहीं देखा।
इट इज ऑलवेज ए पॉलिटिकल पार्टी उस मुल्क में, जो कि हमारी मदर ऑफ डेमोक्रेसी और हाउस ऑफ कॉमन्स है, उसको भी देख ले। तो ये एक बड़ा कंफ्यूजन है जिसको दूर होगा आने वाले चंद घंटों में। एक क्वेश्चन मेरे से भी डॉक्टर साहब, वो ये कि एक तो पहले तो ये मैं चाह रही हूँ कि आप बता दें कि आप क्या एक्सपेक्ट करें कि कितना आपके पास सीट सिक्योर कर लेंगे, 100 से प्लस जाएगा। और दूसरा ये कि एक डिस्कशन ये भी चल निकली है कि वज़ीर आज़म का जो उम्मीदवार है वो कौन होगा, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब ने कल ये बात की थी कि अगर मखलूत हुकूमत है तो फिर वो ये हुकूमत नहीं लेंगे। इसकी भी क्लैरिटी दे दें। देखिए, एक तो ये है कि हमारी जो इनिशियल एस्टिमेट था और अब भी था कि हम कम से कम 90 से 100 के दरमियान हमारी सीटें होंगी। हम मिनिमम हमें अभी भी हमारा जो है वर्किंग और हमारी इंडिकेशन यही है, क्योंकि हम बहुत सीटों पे लीड कर रहे हैं जिनके नताज अभी तक अनाउंस नहीं हुए। और दूसरा ये कि मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब ही हैं, और आपने जो फरमाया कि अगर सिंपल मेजॉरिटी नहीं होगी तो वो कैंडिडेट नहीं होंगे, ये गालबन हमारी पार्टी के किसी लीडर ने किसी एक टीवी प्रोग्राम में तो जरूर कहा है, लेकिन ये प्री मैच्योर है और इसका जो फैसला होगा वो मियां नवाज शरीफ साहब और पार्टी की सीनियर क़यादत जो है वो करेगी। जिसमें कोलिशन गवर्नमेंट बनती है तो मेरा जाती वोट और राय है कि मियां नवाज शरीफ उस हालत में भी वो खुद ही वज़ीर आज़म हो। और आखिरी चीज़ डॉक्टर साहब बता दें, ये घरसी कर्जा और इसका गैस का और बिजली का ये 5 ट्रिलियन का हो गया है, और पीटीआई के चेयरमैन हमेशा ये कहते रहे हैं कि जी 60 सालों में इतना कर्जा नहीं लिया जितना पीटीआई पीपल्स पार्टी और पीएमएल ने लिया 10,000 अरब का, जबकि 3.5 साल में उन्होंने 12,500 रुपये का कर्जा लिया। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो मेरा ख्याल है फिगर्स विल स्पीक लाउडर देन इमरान खान स्टेटमेंट। वो आए थे अवाम से वादा करके कि जो 25,000 अरब का पब्लिक डेट है और 30,000 अरब की पब्लिक डेट एंड लायबिलिटीज है, मुझे आप वोट देंगे तो कलेक्ट करेंगे, मैं इसको 10,000 अरब से कम करूंगा। आई होप कि आपको याद होगा, आपके टीवी स्टेशन में सारी रिकॉर्ड पड़ा होगा जी आपकी लाइब्रेरी में। और वो उन्होंने जो एक्चुअल परफॉर्मेंस की, जो 25,000 प्योर पब्लिक डेट को 15 -10 करके 15 करना था, उसको वो 50,000 रुपए ले गए। और जो उन्होंने पब्लिक डेट एंड लायबिलिटीज, चूंकि उनको शौक था हायर फिगर देने का, माजी की जो हुकूमत ने छोड़ा था 30,000 अरब उस वक्त था, और उसको वो अगर चलो लेते तो उसको उन्होंने 20,000 पे उसको लेके जाना चाहिए था। जो पब्लिक डेट एंड लायबिलिटीज वो छोड़ के गए वो 60,000 अरब की हैं। मैं राउंड फिगर बता रहा हूँ, वो 59.998 जो है ट्रिलियन, तो वो वर्चुअली 60,000 बिलियन या 60 ट्रिलियन पे 30 ट्रिलियन को छोड़ के गए, उधर से 25 को 50 पे छोड़ के गए। तो मेरा ख्याल है कि इससे आगे तो जवाब आपको इमरान खान साहब जब मौका मिलेगा जरूर लेना चाहिए। मुस्लिम लीग नून जो अभी इलेक्शन का सारा प्रोसेस है डॉक्टर साहब, उससे सेटिस्फाइड है? क्योंकि कंसर्न्स जो हैं वो हम देख रहे हैं पीटीआई की जानिब से भी रेज हो रहे हैं, और पीपल्स पार्टी ने भी अभी शहरी रहमान साहिबा भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करी थी, वो कह रही है कि बिलावल के वोट भी गायब किए गए हैं। फिर वो कह रही है कि जिस तरीके से नताइज आ रहे हैं करते हैं, माजी के तमाम इलेक्शन हिस्ट्री उठा के देख ले। मेरा ख्याल है कि ये उन्हीं से आप सवाल पूछे। हमारे नज़दीक हमारी जो कंप्लेंट्स थी वो हम भी फाइल करते रहे हैं, और हमारा विंग था इलेक्शन सेल जिसका मेरी जिम्मेदारी थी, उसके नीचे जो हमारा विंग है लीगल विंग, उसमें हमारा जो हेड है वो आजम नजीर तारड़ साहब हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि ये एक हार जब नजर आ रही हो तो इस तरह के फिर कई दफा जो है वो रिफ्यूज लेना पड़ता है जी अवाम को दिखाने के लिए सारा। आई डोंट वांट टू कमेंट मोर जी, मेरी नमाज का टाइम हो गया। यानी आप सेटिस्फाइड हैं 24 के इंतखाबात से? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।